वो बोला मैं यहाँ पेशावर में तुम्हें नर्सिंग कॉलेज में दाखिल करा दूंगा ताकि तुम नर्स बन जाओ और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। बतूल ने अपनी कहानी जारी रखी हुई थी। हुमायूं पेशावर की नमक मंडी से खाना लाता, कभी रकम देकर और कभी उधार। फिर जब हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो होटल वालों ने तस खाकर इसे खाना देना शुरू कर दिया। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक रोज हुमायूं हुश हुश घर आया। इसके हाथ में 2 गुलाब जामुन थे। तेरे मैट्रिक का नतीजा है और तू पास हो गई है। हुमायूं ने एक गुलाब जामुन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा जब पैसे नहीं थे तो ये मिठाई कैसी? मैंने कहा और हुमायूं हंस दिया। वहाँ नमक मंडी में एक होटल है। मैंने इसके मालिक से कहा कि मेरी बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है, तो इसने अपने नौकर से कहा बाबा को मिठाई की दुकान पर ले। मैं जब नौकर के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंचा तो उसने ये 2 गुलाब जामुन दिए थे। वो इस रात का खाना भी था। अगली सुबह हुमायूं के साथ, जिसे मैं बाबा कहने लगी थी, नर्सिंग कॉलेज पहुंची जहां मेरा दाखिला हो गया। प्रिंसिपल ने हुमायूं से दाखिला फीस मांगी तो हुमायूं ने बताया कि पैसे तो इसके पास नहीं। मैडम हमने तो रात से कुछ नहीं खाया, मेरी जुबान से न जाने ये कैसे निकल गया। प्रिंसिपल एक खुदातर सूरत थी, इसने ना सिर्फ इस वक्त का खाना हम दोनों को खिलाया बल्कि मेरी फीस भी अपनी जेब से अदा कर दी। मैंने इनका शुक्रिया अदा करना चाहा मगर उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा करने नहीं दिया। तुम्हारा ये एहसान मेरे लिए काफी होगा कि आइंदा तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद आए तो उसकी मदद कर देना। उन्होंने कहा 3 साल मैंने नर्सिंग हॉस्टल में गुजारे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी फीस कौन देता रहा और हॉस्टल के अखराजात कौन उठाता रहा। मैंने 1-2 बार अकाउंट क्लर्क से मालूम करना चाहा मगर इसका एक ही जवाब होता, मैडम ने मना किया है। मैंने नर्सिंग मुकम्मल की तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया। ये तुम्हारा तकर्ररनामा है, तुम्हें इस्लामाबाद जाना है, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ में तुम्हें जगह मिल जाएगी। हुमायूं खान भी इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद था। मेरे पास इस्लामाबाद का किराया भी नहीं है और ना वहाँ कोई मेरे जानने वाला है। हुमायूं ने कहा। इस पर प्रिंसिपल ने अपने ड्राइवर को बुलाया, तुम इस्लामाबाद जा रहे हो ना? उन्होंने ड्राइवर से सवाल किया, इन दोनों को साथ ले जाओ और देखो उनकी वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त भी तुम्हें करना है। लड़की तो हॉस्टल में रहेगी, इसके लिए कोई रिहाइश देख लेना, मैडम ने कहा। फिर हम दोनों प्रिंसिपल के कमरे से निकल आए। 2 घंटों बाद हम इस्लामाबाद आ गए। ड्राइवर पहले ही हमें अपने घर ले गया था जहाँ इसके बीवी बच्चे इंतजार कर रहे थे। हमें वहाँ छोड़कर ड्राइवर कहीं चला गया। फिर वापस आया तो इसने हुमायूं से कहा चले आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया है। मैं वहीं रुकी रही। ड्राइवर हुमायूं के साथ ले गया। हुमायूं अपने साथ अपने कपड़े भी ले गया था। फिर जब वो वापस आया तो ड्राइवर ने मुझसे कहा चलो बीबी अब तुम्हें हॉस्टल पहुंचा दो। मैं तो इंतजार में ही थी। मैंने अपनी पोटली उठाई और इसके साथ हो ली। रास्ते में इसने मेरे लिए 2 जोड़े भी खरीदे। ये कॉटन के सूट थे क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में सर्दी हो रही थी। हम इस्लामाबाद पहुंचे तो 5 बजे का वक्त था। अस्पताल में छुट्टी हो चुकी थी लेकिन नर्सिंग हेड मेरे इंतजार में थी। मैंने इन्हें अपनी प्रिंसिपल को बताया तो उन्होंने फौरन कहा अच्छा तुम हो बतूल, तुम्हारी प्रिंसिपल ने तुम्हारा जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें तो कल आना था लेकिन तुम आज ही पहुंच गई और मैं मुस्कुरा दी। प्रिंसिपल साहबा बहुत मेहरबान रही थी। 3 वर्ष और अब भी उन्होंने मुझे अपनी कार से भिजवाया था। मैंने कहा वो नर्सिंग कॉलेज में मेरी रूममेट थी और तुम मुझे इनसे भी ज्यादा मेहरबान पाओगी। नर्सिंग हेड ने मेरा हौसला बढ़ाया वरना नए माहौल और नए शहर से खौफजदा थी और शायद कुछ नर्वस भी थी। फिर मुझे हॉस्टल में ले गई जहाँ नर्सें रहती थी और मुझे एक नर्स के हवाले कर दी जिसका नाम सोबिया था जो पेशावर से ताल्लुक रखती थी। ये बतूल है और आज से तुम्हारी रूममेट भी है। नर्सिंग हेड ने सोबिया से कहा। सोबिया मेरी हम ज़बान जरूर थी मगर वो पहले ही नज़र में मुझे अच्छी नहीं लगी। जब नर्सिंग हेड के साथ मैं वापस एडमिनिस्ट्रेशन पर आ गई तो नर्सिंग हेड ने मुझे खबरदार किया, मैंने तुम्हें सोबिया का रूममेट इसलिए बनाया है कि तुम्हें देखकर शायद इसमें कुछ सुधार आ जाए वरना वो तो तमाम नर्सों की बदनामी का बायस बनी है। नर्सिंग हेड ने मुझे समझाने वाले अंदाज में, मुझसे आपको कोई शिकायत ना होगी, मैंने कहा और नर्सिंग हेड सिर्फ सर हिला कर रह गई। मैं मिलने तो आ सकता हूँ? हुमायूं ने पूछा। वैसे तो आपका जब दिल चाहे आ सकते हैं लेकिन एक रोज और एक वक्त मुकर्रर कर लें तो हमें आसानी हो जाएगी। और हुमायूं ने तब भी बात नमाज जुमा का वक्त मुकर्रर किया हुआ था। बतूल यहाँ तक पहुँच कर रुक गई। जो कुछ तुमने बताया और जो कहानी डॉक्टर निम्रा ने सुनाई इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। निम्रा ने क्या बताया था? हालिदा ने सवाल किया। निम्रा को शक है कि मैं बतूल में दिलचस्पी ले रहा हूँ, मैंने कहा और हालिदा ने हंसना शुरू कर दिया। तुम कभी भी किसी लड़की को एक नज़र भी देख लो तो निम्रा इससे जान से मारने पर आमादा हो सकती है। इसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में 2 घंटे अर्ज कर दिए फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आया? हालिदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम तीनों का बचपन साथ गुजरा है। इस पूरे अरसे में कभी एक लम्हा तुम्हारी यादाश्त में ऐसा गुजरा है कि मैंने इसे पसंद किया हो? मैंने सवाल किया और हालिदा की गर्दन अभी महल गई। मेरे बारे में क्या फरमा रही थी? बतूल ने सवाल किया। इसका ख्याल था कि मेरी दिलचस्पी तुम में है और वो मुझे खबरदार करने आई थी कि तुम वनी हो और वो पठान रवायात के मुताबिक अगर वो शख्स या खानदान वनी करता लड़की को आज़ाद करे तो इसे कत्ल कर दिया जाता है। यानी हुमायूं कभी भी अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत नहीं करेगा। क्या आप मुझे वाकई शरीक हयात बनाना चाहते हैं? बतूल ने सवाल किया और मैंने गौर किया। मेरा जवाब सुनने के लिए बतूल से ज़्यादा दिलचस्पी हालिदा ले रही है। मेरा ख्याल बाद में पूछना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम में ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें किसी दूसरी लड़की से कमतर करती है। मैंने सवाल किया लेकिन इस वक्त बतूल कोई जवाब न दे सकी। शर्जील मैं भी तुमसे एक बात करना चाहती हूँ कि अगर तुमने इस मजलूम लड़की को अपनाने का फैसला कर लिया है तो इसमें देर ना करो। हालिदा ने कहा। अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, बतूल ने कहा। इसने तुम्हारी सिफारिश की थी और अब तुम इसकी सिफारिश करोगे, मैंने कहा और वो दोनों हंस पड़ी। मैं जानती हूँ कि यूरोप और अमेरिका में सिर्फ एक बीवी की इजाजत है, बाकी जितनी ख्वातीन चाहो रख सकते हो लेकिन बीवी सिर्फ एक ही होगी, बाकी सब गर्लफ्रेंड होंगी। हालिदा ने कहा। मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनना भी कबूल है, बतूल ने कहा, मगर सबसे पहले हुमायूं से मुलाकात जरूरी है, मैंने कहा। और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। हुमायूं खान से आपकी मुलाकात जुमे से पहले नहीं हो सकती, बतूल ने कहा। मगर मुलाकात होगी कहाँ? क्या मतलब है आपका? बतूल ने हालिदा से सवाल किया। वो बाहर तो आ नहीं सकता, कम से कम 6 हफ्ते और हुमायूं खान यहाँ इस कमरे में नहीं आ सकता, हालिदा ने कहा और बतूल इस माहौल में मुस्कुरा दी।
मैं सर इख्तियारुद्दीन से बात कर सकती हूँ कि वो अपने ऑफिस में तुम्हें हुमायूं से मिलने दे। खालिदा ने कहा इसका मतलब यह है कि निम्रा को फौरी तौर पर खबर हो जाएगी। मैंने कहा मैं सर इख्तियारुद्दीन से कह दूंगी कि निम्रा को खबर ना होने दे। बतूल ने कहा वो तुम्हारी बात क्यों कर मानेंगे। मैंने बतूल से कहा तो मुस्कुरा दी। मैंने पहले 6 माह इनके वार्ड में गुजारे थे और वो मुझ पर बहुत खुश है। वो अपनी जगह है, लेकिन निम्रा इनके वार्ड में है और किसी वक्त भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि वार्ड में कोई वार्ड बॉय या नर्स इसके कान में फूंक सकता है। खालिदा ने अपने अच्छे का इजहार किया। मैं सर इख्तियारुद्दीन से कह सकती हूँ कि वो अपने रूम में मुलाकात करवा दे, ऐसा हो जाए तो बेहतर है। मैंने कहा और क्या फरमा रही थी डॉक्टर निम्रा साहिबा। खालिदा ने सवाल किया। वो कह रही थी कि तुम्हें समझाऊं कि डॉक्टर अकमल ने खालिदा का रिश्ता मांगा है और अब इन्हें चाहिए कि इससे इनकार ना करें। मैंने कहा वो ऑर्थोपेडिक वाला। खालिदा ने पूछा। मैं इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। मुझे तो वो 7:45 लगता है। खालिदा ने कहा दरअसल इससे बड़ी 5 बहनें हैं। बतूल ने दहल दिया। और 5 बड़ी बहनों के साथ रहकर कुछ जनानापन आ ही जाता है। बतूल ने वजाहत की। वजह कोई भी हो। खालिदा ने कहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसके जनाना अंदाज। खालिदा ने कहा आपका जवाब क्या था। बतूल ने मुझसे सवाल किया और मैं मुस्कुरा दिया। मैंने वही कहा जो डॉक्टर खालिदा कह रही है, मगर इसने इसरार किया तो मैंने कहा कि वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ले तो सोचा जा सकता है। जब निम्रा मेरे लिए इसे पसंद कर सकती है तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकती। खालिदा ने सड़े हुए अंदाज में कहा। हमारी गुफ्तगू यहीं तक पहुंची थी कि बतूल के मोबाइल पर बेल हुई। इसने फोन रिसीव करने से पहले आहिस्ता से कहा निम्रा है, और खालिदा चौकन्ना होकर खड़ी हो गई। फिर बतूल ने फोन रिसीव करने के साथ इसका माइक बयान कर दिया। खालिदा है वहाँ। फोन पर निम्रा की आवाज है। नहीं, यहाँ तो नहीं है। अगर वहाँ नहीं है तो कहाँ हो सकती है। इसकी गाड़ी यहाँ नर्सिंग हॉस्टल के करीब खड़ी है। निम्रा ने कहा मैं क्या कह सकती हूँ। बतूल ने कहा क्योंकि खालिदा ने इस इशारे में समझा दिया था। हो सकता है इसकी कार में कोई शराबी हो गई हो और वो यही कार छोड़कर किसी के साथ या एम्बुलेंस में चली गई हूँ। बतूल ने वही कहा जो खालिदा ने जल्दी जल्दी पर्चे पर लिख कर दिया। इसके बाद निम्रा ने फोन ऑफ कर दिया। मुझे अब चलना चाहिए। खालिदा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मगर आप जाएंगे कैसे। बतूल ने सवाल किया। एडमिनिस्ट्रेशन जाती हूँ, वहाँ से कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, वरना किसी को भेजकर टैक्सी मंगवा लूंगी। खालिदा ये कहकर तेजी से बाहर निकल गई। अगर निम्रा तुम्हें फोन करने की बजाय सीधी यहाँ आ जाती तो हंगामा हो सकता था। और बतूल मुस्कुराने लगी। जुम्मे का दिन आ गया, मगर नमाज से बहुत पहले हुमायूं का फोन आ गया कि आज वो नहीं आ सकेगा। बतूल ने इतला 1 बजे ही दे दी और मेरे अरमानों पर ओस पड़ गए। इसका मतलब है कि मामला 1 हफ्ते के लिए टल गया। तुमने नहीं पूछा कि क्यों वो नहीं आ रहा। मेरे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसने मुझे खुद ही बता दिया कि इसके मालिक के मकान का इंतकाल हो गया है और जुम्मे की नमाज के बाद उसका जनाजा है। बतूल का जवाब था। वो 1 हफ्ता गुजर चुका था। मेरी तबीयत में अब हासी बेहतरी आ गई थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि आपकी पसलियाँ जुड़ चुकी हैं। मुझे भी महसूस हो रहा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ अब नहीं रही। गर्दन का दर्द भी तकरीबन खत्म हो गया। फिर खालिदा और बतूल ने प्रोग्राम बनाया कि जुम्मे को जब हुमायूं यहाँ आएगा तो खालिदा इसे लेकर दामने को चली जाएगी और फिर मैं प्रोफेसर साहब के साथ पहुंचूंगा। दामने को इसलिए भी महफूज है कि निम्रा वहां जाना पसंद नहीं करती, इसे खौफ महसूस होता है। बतूल ने डॉक्टर खालिदा के हुक्म पर रोशनियां बंद करनी शुरू कर दी और कमरे में नीम अंधेरा छा गया। इसके साथ ही डॉक्टर खालिदा ने इंजेक्शन भरना शुरू कर दिया और फिर वो मुझे लगा दिया और साथ ही कहा अब तुम नींद की वादियों में उतरते चले जाओगे और हम सब तुम्हारी बकबक सुनने से बच जाएंगे। खालिदा कमरे में मौजूद कोच पर लेटने की तैयारी कर रही थी कि नर्स बतूल ने कहा डॉक्टर साहबा आज रात मैं इन्हें संभालूंगी, बेहतर है आप घर जाकर आराम कर लें। डॉक्टर खालिदा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद इसकी बात मान ली और कमरे से रुखसत होगी, मगर जाते जाते इसने बतूल से कहा मेरा नंबर तुम्हारे पास है, रात के इस पैर पे फोन करोगी, मैं 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगी। बतूल हंसने लगी और कहा मुझसे ज्यादा आप इस अमर से वाकिफ हैं कि अगले 10 मिनट में मरीज सो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, मगर मेरी आपसे दरखास्त है कि सुबह डॉक्टर एहतियार की आमद से पहले तशरीफ लाइएगा। और डॉक्टर खालिदा इस बात में सर हिलाकर वहां से रवाना हो गई। इसके जाते ही बतूल ने दरवाजा बंद किया और काउच पर बैठ गई। मुझे नींद तो आ रही थी मगर इतनी ज्यादा भी नहीं, तो मैंने बतूल को मुखातिब किया तुम कब से हो इस अस्पताल में। बतूल के सामने चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आज से 6 बरस पहले जब मेरी बारात वापस हुई तो मैं यहाँ आ गई। बतूल के लहजे में अफसरदी से मैंने कहा बारात वापस होगी से तुम्हारी क्या मुराद है। बतूल की आंखों में एक रंग सा आकर गुजर गया। इसने कहना शुरू किया शेर दिल मेरे ताया का लड़का था, हमारी मंगनी 4 बरस चली, हालांकि मैं तो मंगनी पर कुछ ज्यादा खुश नहीं थी और इसकी वजह कुछ और नहीं थी। मेरे ताया और उनका इकलौता बेटा मंशियात की तैयारी से लेकर इसकी तरसील में मुलव्वस थे। एक बार ताया इसके सिलसिले में गिरफ्तार भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर पानी की तरह रुपया बहाने की वजह से जमानत पर बाहर आ गए, जिसके बाद ताया ने हमारी शादी की तारीख ले ली थी। लेकिन जिस रोज बारात आनी थी इससे 1 रोज पहले जमानत मंसूख हो गई और ताया अदालत से गिरफ्तार हो गए। लेकिन शेर दिल वहां से बच आया और इसने बाबा को यकीन दिलाया कि वो बारात लेकर आएगा और मुझे रुखसत करवा कर ले जाएगा। लेकिन बारात आने से पहले वर्दी पोश वहां पहुंच गए। मैं दुल्हन बनी बारात आने के इंतजार में थी कि ये इतला आ गई कि शेर दिल भी गिरफ्तार हो गया है, बल्कि पूरी इतला ये थी कि शेर दिल पंजाब की सरहद से फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार हुआ था और अब मंशियात के साथ सरकारी इदारों पर फायरिंग और एक FC के एहलकार को मारने का मुकदमा भी है। बतूल ने अपनी कहानी अफसुर्दा लहजे में सुनाई। मैं इस दौरान खामोश रहा, लेकिन जब इसकी कहानी मुकम्मल हो गई तो मैंने सवाल किया शेर दिल कहाँ है। बतूल हंसती कहाँ होना चाहिए, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली ताया को उम्र क्या हो चुकी है, लेकिन शेर दिल का फैसला भी नहीं आया। फिर क्या, मैं हर हफ्ता जेल जाती हूँ, जरूरत की चीजें इसे पहुंचाती हूँ, मगर शेर दिल से हर मुलाकात पर महसूस करती हूँ वह पहले से ज्यादा दिल गिरफ्तार है। मैंने कहा इसे यकीनन अपने तवील कैद या फांसी नजर आ रही है।
और यही वजह इसकी डिप्रेशन की है। बतूल ने कहा, मेरे इस्लामाबाद आने के कुछ अरसे बाद पुलिस ने शेर दिल को भी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। इस आसानी के बाद मैं हर हफ्ते इससे मिलने चली जाती हूँ और जो इसकी ज़रूरत हो उसे पहुँचा देती हूँ। मैंने इसे हैरत से देखा और कहा, जब तुम्हारा इससे कोई रिश्ता ही नहीं तो तुम इससे क्यों मिलकर अपने डिप्रेशन में इजाफा करती हो। बतूल ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई बहुत गलत बात कह दी हो और इसी तरह घूरते रहने के बाद कहा, रिश्ता क्यों नहीं है, वो मेरा कज़न होने के अलावा मेरा मंगेतर भी रहा है। मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी, लेकिन मैं पूरी तरह से हवास में था और बतूल का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ पूरी तरह समझ रहा था। फिर जैसे ही बतूल ने अपना फिक्रा मुकम्मल किया तो मैंने कहा, मैं इसके तुम्हारे कज़न और मंगेतर होने से इनकारी नहीं, लेकिन ये कोई शरई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारे और शेर दिल के दरमियान शरई रिश्ते की बात कर रहा हूँ। बतूल हंसती और फिर कहा, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन मुझे बताएं कि अब मुझसे कौन शादी करेगा, किस में इतनी हिम्मत होगी कि वो मुझे अपनी शरीक हयात बताए। और मैं इस मलीह सूरत को देखकर हंसने लगा। तो बतूल ने कहा, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मैं अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोलने लगा, तुम्हारी बारात वापस हुई तो इसमें तुम्हारा कसूर क्या है। तो बतूल की गर्दन नफी में हिल गई, जिसे देखकर मैंने कहा, जब तुम्हारा इस बारात के वापस जाने में कोई कसूर नहीं तो तुम खुद को इसकी सजा क्यों दे रही हो। बतूल ने मेरा सवाल सुना और कहा, मैं खुद को सजा नहीं दे रही, बल्कि आपने मेरे दोनों सवालों को जहन से निकाल दिया है, इसलिए मैं इसे दोहरा रही हूँ कि कौन मुझसे शादी करेगा और किस में इतनी हिम्मत है कि मुझे अपनी शरीक हयात बनाए। तो मैंने मुस्कुरा कर इसे देखा और मैं कहा, मैं हूँ वो शख्स जो तुमसे शादी भी करेगा और तुम्हें अपनी शरीक हयात भी बनाएगा। बतूल ने कहका लगाया, आप इस वक्त नींद के इंजेक्शन के ज़ेरे से, सुबह होते ही आप ये अपना फिक्रा भूल जाएंगे। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, अगर दिन चढ़ने पर ये अपना फिक्रा दोहरा दूं तो तुम राजी हो जाओगी। बतूल एक बार फिर हंस पड़ी और कहने लगी, सुबह की बात सुबह देखी जाएगी, फिलहाल आप आंखें तो बंद करें और 2-3 गहरी सांसें लें, इससे आप नींद की वादियों में उतरते चले जाएंगे। मैंने इसकी हिदायत पर फौरी अमल किया और वाकई मैं नींद की वादी में उतरता चला गया। सुबह आंख खुली तो धूप कमरे में आ चुकी थी। आंख खुलते वक्त मेरी निगाह बतूल पर पड़ी, जो इस वक्त भी नर्स के मखसूस लिबास में थी, लेकिन मुझे आंख खोलता देखकर वहां रुकी नहीं, कमरे से बाहर चली गई। क्यों गई थी इसका पता मुझे इस वक्त चला जब कमरा डॉक्टर से बढ़ गया। इन डॉक्टर्स में दीगर के अलावा खालिदा और इसकी बहन भी थी। डॉक्टर इख्तियार ने मुझसे सवालात की जिनके मैं जवाब दे ही रहा था कि बतूल अचानक बोल पड़ी, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा भी तजवीज़ करे कि जिससे इनकी ज़हनी हालत में फ़र्क आ जाए। वो ना जाने कब वापस आ गए थे। डॉक्टर इख्तियार ने कहा, तुमने ऐसी क्या बात देखी है जो दवा तजवीज़ करने का बात कर रही हो। बतूल ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर डॉक्टर इख्तियार से हुई, डॉक्टर साहब रात में मैं डॉक्टर खालिदा को इनके घर भेजकर इनके पास रुकी थी। बतूल ने कहा, मुझे हर तरह की बू आने लगी। ये बू ज़्यादा शिद्दत से उस वक्त महसूस हुई जब डॉक्टर इख्तियार ने सवाल किया, तुमने ऐसी कौन सी बात देखी जो तुम ये कह रही हो। मैं खौफजदा हो गया कि कहीं बतूल मेरा भांडा ना फोड़ दे, लेकिन बतूल ने टालने वाले अंदाज में कहा, वो आपको तन्हाई में बता सकती है। और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इत्मीनान इस पर हुआ कि मैं खालिदा से बहुत कुछ कह चुका था। अगर बतूल मेरा भांडा फोड़ देती तो मेरी कम से कम खालिदा की नज़रों में सिबकी हो जाती। कुछ देर डॉक्टर का जमघट्टा मेरे कमरे में रहा, फिर उन्होंने मेरी दुआओं में कुछ रद्दोबदल किया और बतूल और खालिदा को इन तब्दीलियों का बताकर कमरे से रुखसत हो गए। इस रात निम्रा ने रात मेरे पास रुकने की जिद की, लेकिन मैंने कहा, रात बतूल ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था और मैं आराम से सोता रहा। निम्रा ने मेरी बात की तस्दीक बतूल से चाही तो इसने तायद की। इस पर खालिदा ने कहा, मेरे ख्याल में हम में से किसी को भी रुकने की जरूरत नहीं, कुछ हाजत हुई तो इनके सरहाने पर घंटी मौजूद है, ये बजा देगी और नर्स आ जाएगी। इस रात बतूल ने जाने से पहले मुझे तब्दील शुदा दवाएं दी और नींद का इंजेक्शन भी लगा दिया, मगर जाते जाते कहा, जरूरत ना भी हो तो भी बेल बजा दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। क्या हुक्म है मेरे आका। मैंने कहा, अपने इस फिक्रे को याद रखना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि तुम जिंदगी भर ये फिक्र अदा करते रहो। और बतूल ने कहा, क्या अब कल वाली बात कि दूसरी किस्त चलाएंगे। और मैं मुस्कुरा दिया, तुम शायद ये समझ रही हो कि मैंने नींद के इंजेक्शन के ज़रिए सर तुमसे सब कुछ कहा था। तो बतूल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यही समझ रही हूँ और इसकी वजह भी है, और वो वजह क्या है ये भी बताती जाओ। बतूल मुस्कुरा कर कहने लगी, आप इतने बड़े आदमी हैं और हर मजमून के लाखों डॉलर लेते हैं, और मैं ठहरी एक नर्स। दूसरी ये बात कि जब डॉक्टर खालिदा जैसी लड़की आप पर दिल जान वारी करने के लिए तैयार है तो फिर आपको मुझ जैसी में क्या बात नजर आ गई। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, मैं अब उठ कर बैठने लग जाऊंगा और चंद कदम चलने के काबिल हो जाऊं तब भी इसका जवाब दूंगा। इस पर बतूल ने कहका लगाया, आप कह रहे हैं कि 6 हफ्तों के बाद मुझे जवाब मिलेगा। मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अगले रोज तमाम डॉक्टर्स ने मुझे फिर चेक किया और मेरी टांगों और हाथों के दोबारा एक्सरे लिए गए और डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरी हड्डियां तेजी से जुड़ी हैं। इस रोज खालिदा ने बताया कि इनके वालिद सुबह 11 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो मैंने कहा, मुझे इनकी आमद का शिद्दत से इंतजार है। मेरे इस फिक्रे को खालिदा कुछ और ही समझी और अचानक ही बोली, मैं जानती हूँ कि तुम बाबा से क्या बात करोगे। तो मैंने इसकी तरदीद करने में लम्हा भर की देर नहीं की और कहा, मुझे इनसे क्या बात करनी है, इसका फैसला तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन तुम्हें कैसे खबर होगी। इस पर खालिदा मुझे घूर कर कहा, मैं तुम्हारे अलावा अपनी जिंदगी में किसी को नहीं आने दे सकती। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खालिदा, मुकद्दर हमारे हाथ में नहीं होता और जरूरी नहीं है कि कुदरत ने भी हमारे लिए वही पसंद किया हो जो हम चाहते हैं। वो तो तुमने सुना ही होगा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। मैं चुप हुआ तो खालिदा
का लहजा हासा जारहाना हो गया। मैंने एक उम्र तुम्हारे इंतजार में गुजारी है और बेहतरीन रिश्ते तुम्हारे इंतजार में इनकार करती रही। अब तुम्हारी बातों से मुझे महसूस हो रहा है कि तुम पुरानी यादों और बातों को फरामोश करने की तैयारी कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं जान दे दूंगी। तो मैंने हंसते हुए कहा, अभी से नताइज पर छलांग ना लगाओ। मैंने कहा, अभी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचा और खामोश हो गया। हालिदा इसके बाद वहां नहीं रुकी, लेकिन कमरे में जाते हुए उसका मूड अजीब सा हो गया था। इससे अगले रोज हालिदा के वालिद मुझे देखने आए और आते ही सवाल किया, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मौत के मुंह से वापस आया हूं, अब पहले से बेहतर है तबीयत। फिर बोले, हालिदा कह रही थी कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, आपका पासपोर्ट ऑफिस में कोई जाने वाला है। उन्होंने इस बात में सारी लाते हुए कहा, तुम्हें किसका पासपोर्ट बनवाना है? तुम्हारे पास तो शायद यूएनओ का पासपोर्ट है। मैंने कहा, आप कितना दुरुस्त है, मैं इस पासपोर्ट पर दुनिया के किसी भी मुल्क जा सकता हूँ, लेकिन एक दोस्त का पासपोर्ट बनाना है, एक दोस्त का पासपोर्ट बनवाना है। उन्होंने कहा, पासपोर्ट ऑफिस में तो अली नकवी होता है, तुम कहो मैं फोन भी कर दूंगा और तुम्हारे मतलब सब कुछ बता भी दूंगा। मैंने कहा, फोन तो कर दीजिए और इसका नंबर मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं अभी तुम्हें इसका नंबर दे देता हूँ और तुम्हारे सामने से फोन भी कर देता हूँ। फिर अगले 10 मिनट में ये मराहल तय हो गए। उन्होंने ना सिर्फ अपने इस जानने वाले को फोन कर दिया, बल्कि मुझे इसका नंबर भी दे दिया। फिर कुछ देर रुकने के बाद रुखसत हो गए। इनके जाने के कुछ देर बाद बतूल मेरे कमरे में आई और मुझे बहुत सी दुआएं देने के साथ मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, जो इस वक्त बहुत ही कम था, जो मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता था। बीपी को चेक करने के साथ ही इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। तो मैंने सवाल किया, ये मुस्कुराहट कैसी है? तो उसके साथ ही इसकी मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। इसने मुझे ब्लड प्रेशर का बताया और कहा, आपका बीपी नॉर्मल की तरफ आ रहा है, लगता है तुम्हारी मशीन खराब है। तो बतूल ने हल्का सा कहका लगाया, मुझे तो लगता है कि आपकी मशीन सही होती जा रही है। मैं भी मुस्कुरा दिया, और अब तुम बताओ तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? तो इसने इस बात में गर्दन हिला दी, और इसका यानी शेरदिल का आईडी है? तो इसके जवाब में भी इसने इस बात में सारी हिला दिया। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम दोनों के पासपोर्ट बनने हैं? तो इसने सवाल किया, पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं? मैंने कहा, अमेरिका नहीं जाना। तो उसका मुंह हैरत की शिद्दत से खुल गया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अमेरिका कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा, न्यूयॉर्क में मेरा एक फ्लैट है जो 14वीं मंजिल पर है, लेकिन इस खूबी है कि वहां से न्यूयॉर्क सारा नजर आता है। बतूल के चेहरे पर हैरत मजीद बढ़ गई। इसने कहा, उस रात जो कुछ आपने कहा उसमें आप संजीदा हैं? मैंने हंसते हुए कहा, मैं उस वक्त भी संजीदा था और अब भी संजीदा हूँ। बतूल ने कहा, एक संजीदा बात मैं आपसे कर देती हूँ, और ये कि शेरदिल की जमानत की दरखास्त लग चुकी है और वकील को इत्मीनान है कि शेरदिल की जमानत हो जाएगी। मैंने कहा, तुम उसके वकील की मुझसे मुलाकात करा सकती हो? बतूल ने इस बात में गर्दन हिला दी, मैं इसे अभी फोन कर देती हूँ कि शाम से पहले वो आपसे मिल ले। मैंने कहा, ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, मगर इससे कहना कि शाम में जब मरीज से मुलाकात का वक्त हो उस वक्त आए, ताकि कुछ घपला ना हो। और बतूल इस बात पर राजी होगी। शाम 4 से 6 के दौरान मुलाकात का वक्त होता है। इसी दौरान बतूल इस वकील को साथ ले। मैंने वकील से सवाल किया, कल जमानत की कितने फीसद उम्मीद है? इसने कहा 99% है। लेकिन इसके साथ ही इसने सवाल किया, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा, ये फोन नंबर लो और इस शख्स से मिलकर तुम्हें बतूल और शेरदिल के पासपोर्ट बनवाने हैं और इस पर अमेरिका के वीजे लगवाने हैं। तो वकील ने कहा, दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन इस पर खर्च आएगा। तो मैंने कहा, खर्च की तुम फिक्र ना करो, मगर इब्तिदाई रकम तुम्हें अपने पास से देनी होगी। अलबत्ता जाने से पहले मैं तुम्हारा उधार देता जाऊंगा, मगर ख्याल रखना कि अगले हफ्ते के इख्तिताम पर ये दोनों काम हो जाने चाहिए। और वकील ने वादा कर लिया। अगला पूरा हफ्ता मैंने अस्पताल में गुजारा और इस पूरे हफ्ते में हालिदा और इसकी बहन मेरे पास आती रही। इस दौरान में वकील भी मेरे पास आता रहा। इसने मुझे बताया कि बतूल और शेरदिल के ना सिर्फ पासपोर्ट बन गए हैं, बल्कि अमेरिका के वीजे भी लग चुके हैं। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी टांगों और हाथों के प्लास्टर खुल गए। डॉक्टर्स ने मुझे इतला दी कि अब मेरे अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वक्त आ गया है। इस रोज हालिदा अपने वालिद के साथ आई और एक बार फिर मुझसे वादा किया कि अगले रोज मैं इनके घर शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन मेरा मनसूबा कुछ और ही था, क्योंकि इस दौरान मैंने फ्रांस और अमेरिका से रकम बतूल के अकाउंट में मुंतकिल करवा दी थी और फिर मैंने इसी रकम से वकील का कर्जा अदा किया, अपना बतूल और शेरदिल के टिकट भी करवा लिए। फिर जिस रोज मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज होना था, इस रोज बतूल मेरे कमरे में कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इतनी अमीर और आला तालीम याफ्ता डॉक्टर को छोड़कर मुझे शरीक हयात बनाने का फैसला क्यों किया? तो मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शेरदिल से वफादारी ने मुझे ये फैसला करवाया है। ये बात तो सच है कि शेरदिल ने तुम्हारी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुमने इसे माफ ही नहीं किया, बल्कि इसके वकील की फीस भी अपने पास से अदा करती रही और जेल भी जाती रही, ताकि इसे एहसास जुर्म न रहे और वो डिप्रेशन में ना जाए। रात के इख्तिताम पर शेरदिल कार ले आया और हमने 5 बजे अस्पताल छोड़ दिया और अपने पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट की जानब रवाना हो गए और फिर कतर एयरलाइन से अमेरिका रवाना हो गए। बतूल ने मेरी डिस्चार्ज स्लिप तैयार कर रखी थी, जिस पर मैंने दस्तखत कर दी और तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई। 7 बजे तैयारे ने उड़ान भरी, हम दोहा पहुंच गए। तो बतूल ने मुझसे कहा, इस वक्त अस्पताल में हंगामा हो रहा होगा, मैं चाहती हूँ कि फोन करके इस हंगामे को खत्म कर दूं। मैंने इजाजत दे दी तो बतूल ने हालिदा के नंबर डायल कर दिया और रब्ता होते ही कहा, बतूल बोल रही हूँ और इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पर हूँ और अमेरिका जा रही हूँ। फिर अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा, डॉक्टर हालिदा आपसे बात करना चाहती है। मैंने फोन लिया तो दूसरी जानब हालिदा की आवाज़ आई, तो तुम अपने तमाम दावे फरमोश करके इसे अपने शरीक हयात बना रहे हो, जिसे हमने कभी अपने मुलाजमीन से ज़्यादा हैसियत ना दी। मैं हंस पड़ा और फिर कहा, यह फिक्रा तुम्हारे तकब्बुर और गुरूर की निशानदेही कर रहा है, लेकिन अगर तुम संजीदगी से सोचो तो मेरा फैसला तुम्हारे घर में एक पुरसुकून जिंदगी का आगाज़ भी है। ये कहते हुए मैंने रब्ता खत्म कर दिया। हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे तो मेरे कुछ साथी मुझे लेने आए हुए थे। फिर हम एयरपोर्ट से उनके साथ ही निकले और मेरे फ्लैट की जानब रवाना हो गए। फ्लैट पहुंचकर मैंने अपना और बतूल का सूटकेस बेडरूम में रख दिए और शेरदिल का सामान
उस कमरे में पहुंचा दिया जो इससे पहले स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसी शाम मेरा और बतूल का निकाह इस्लामिक सेंटर में हुआ, जिसे बतूल ने हालिदा को व्हाट्सएप करने में देर नहीं की और हालिदा ने भी जवाब देने में देर नहीं की। इसने लिखा, एक बेवफा बदनसीब की शादी पर मुबारकबाद देती हूँ। इस रात मलीह सूरत और बड़ी होती हुई आंखों वाली बतूल मेरे पहलू में थी। इस रात हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की मिराज हासिल कर ली, मगर सुबह अज़ानों से पहले बतूल बेदार हुई और गुस्ल करने के बाद किचन में मसरूफ हो गई। फिर मुझे नाश्ते के लिए बेदार किया। इस पर मैंने कहा, आज तो उठा दिया, आइंदा मुझे 11 से पहले ना उठाना। मैं आपका हर हुक्म बगैर कोई सवाल किए मानूंगी, मगर जिस तरह मैं फजर पर उठती हूँ आपको भी उठा दूंगी, मगर फिलहाल आप चले, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, बतूल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद आज 10 वर्ष से वो मुझे फजर पर उठा देती है, फिर हम दोनों नमाज पढ़ते हैं। इस रात बेडरूम में जाने से पहले बतूल ने टेरिस से न्यूयॉर्क सिटी का नज़ारा किया और बहुत खुश दिखाई दी। आपने सही कहा था कि यहाँ से तो पूरा न्यूयॉर्क नजर आता है। और इसके बाद हम बेडरूम में आ गए। शेरदिल के लिए मैंने अपने फ्लैट से कुछ दूर एक माल खरीद लिया था। इसका मालिक इंडियन था और इंडिया वापस जा रहा था, इसलिए वो मुझे निस्बतन सस्ता मिल गया। अब शेरदिल वो माल चला रहा है और रात में वही रहता है। ये माल पहले इंडियन चीज़ों के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहाँ पाकिस्तान की भी हर शाम मुयसर है और शेरदिल ने इसका नाम एशियन स्टोर रखा है। इन 10 वर्षों में हमारे 4 बच्चे हो चुके हैं और शेरदिल को मामू मामू कहकर पुकारते हैं। 10 वर्षों में हालिदा के वालिद ने अपनी सी कोशिश कर ली है। पहले उन्होंने ताल्लुकात इस्तेमाल किए कि शेरदिल जमानत के 2 रोज बाद ही मुल्क से फरार हो गया है, इसलिए इसे वापस लाया जाए, लेकिन इसमें इन्हें सिर्फ इतनी कामयाबी हुई कि शेरदिल को इसकी गैर मौजूदगी में उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ ना कर सके। साल भर तक ये मामला गर्म रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता चला गया। 1 साल के वक्फे में हालिदा ने इस आर्थोपेडिक सर्जन से शादी कर ली और इसके 6 माह बाद निमरा की शादी भी हो गई। बतूल पर उन्होंने केस रजिस्टर करवाए कि वो बगैर इतला और इस्तीफा दिए सरकारी नौकरी छोड़कर चली गई, लेकिन ये केस भी 6 माह बाद खत्म हो गए और इसकी जान भी छूट गई। मैंने ड्रग माफिया पर अपने मज़ामीन जारी रखे। अब तो मेरे पास एक बावसूख जरिया शेरदिल की सूरत में मौजूद था, लेकिन बतूल के समझाने पर मैंने हल्का हाथ रखना शुरू कर दिया। उसका कहना था, खुदा न खास्ता आपको कुछ होगा तो मेरा और बच्चों का कोई पुरसाने हाल ना होगा। मुझे इसकी इस बात में वजन महसूस हुआ। इन 10 वर्षों में मेरे साथ बतूल ने भी आधे से ज्यादा दुनिया देख ली है। फ्रांस तो कभी भी जा सकता था, लेकिन कनाडा, यूरोप और बहुत से ममालिक की मैंने बतूल को सैर करवाई। हम दोनों ने बच्चों के साथ उम्रा भी अदा किया। इराक, मिस्र और शाम भी हो आए और हाथ नरम रखने का फायदा ये हुआ कि इन 10 वर्षों में कोई हमला नहीं हुआ। मेरी जिंदगी पूरी तरह पुरसकून हो गई है। अब 2 ही शौक रह गए हैं, मज़ामीन लिखना और बतूल के हाथ के बनाए हुए खाने खाना। एक बात यह भी है कि बतूल खाने बड़े मजे के बनाती है। घर में हमारी ज्यादातर गुफ्तगू पश्तो में ही होती है और बतूल ने बच्चों को पश्तो और उर्दू भी सिखा रखी है, ताकि हमारा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कल्चर से कुछ ना कुछ ताल्लुक जुड़ा रहे। बच्चे अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और आपस में उनकी गुफ्तगू अंग्रेजी में ही होती है, लेकिन मुझसे और बतूल से वो उर्दू या पश्तो में ही बात करते हैं।